हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री गुरु AKY यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जी बिल्कुल, जो क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब धातु एवं अधातु। जी बिल्कुल, देखिए पार्ट नंबर 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, इसके अंतर्गत देखिए क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि धातुओं की क्रियाशीलता को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। देखिए लिखा क्या गया, इसमें लिखा क्या गया इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वह सूची, क्या लिखा गया, वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही का मतलब हुआ घटते हुए क्रम, ठीक ना, क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अर्थात कहने का मतलब धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में क्या है, जब व्यवस्थित किया जाता है तो हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। आप लोग को दिख रहा होगा इस तरीके से। देखिए ये श्रेणियाँ क्या है, इनको क्या हम 3 पार्ट में व्यवस्थित की हुई हैं, देख लीजिए एक बार पहले, ठीक ना। जो ऊपर की क्या है एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, मोर एक्टिव हैं अर्थात अधिक क्रियाशील हैं, और जो नीचे के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ठीक है, लो एक्टिव हैं अर्थात क्या है, कम क्रियाशील हैं। देखिए आप लोग जैसे क्या है, सबसे ऊपर लिखा क्या गया, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ठीक ना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, इनकी जो क्रियाशीलता है, इनकी क्रियाशीलता क्या है, बहुत अधिक है। देखिए लिखा भी गया, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, समझ रहे हैं ना, इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। हाँ, तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे क्रियाशील धातु क्या है, पोटेशियम, उससे कम सोडियम और उससे कम क्या है, कैल्शियम। अर्थात कहने का मतलब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी, इनकी क्रियाशीलता घटेगी। जी बिल्कुल, ऐसा देखिए, ठीक ना। सेकंड पार्ट में लिखा गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड। देखिए मैग्नीशियम क्या है, इन तीनों से ज़्यादा क्रियाशील है, इन तीनों से ज़्यादा क्रियाशील है। एल्यूमिनियम क्या है, जिंक और लेड से क्रियाशील तो है, बट क्या है, मैग्नीशियम से क्रियाशील नहीं है, मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से हम लोग क्या है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। समझ रहे हैं ना। ये क्या है, कहने मतलब धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए आर्डर में रखा, क्रम में रखा गया है, ठीक ना। इसी क्या है श्रेणी, जिससे हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। देखिए बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं, ठीक ना, न्यूनतम क्रियाशील धातुएं में क्या आप लोग को दिख रहा होगा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना। अर्थात ये पूछा जाए सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सोना, क्या बोलेंगे, सोना। और पूछा जाए आपसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे क्या, पोटेशियम, क्या बोलेंगे, ऊपर देखिए सबसे लिखा गया क्या, पोटेशियम, यहाँ पर देखिए फर्स्ट, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोग समझिए कि यदि क्या होगा, कोई विलयन होगा, कोई क्या होगा, विलयन होगा इस तरीके से, ठीक ना, तो वहाँ उस विलयन से क्या होगा, पोटेशियम सोडियम को विस्थापित कर देगा, लेकिन क्या होगा, सोडियम कभी पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अर्थात विस्थापित करने का मतलब होता है हटाना, मतलब भगा देना। समझ रहे हैं ना। अरे भाई जिसके पास पावर होगी वही ना कमजोर वाले को भगा पाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं ना आप लोग। यही चीज़ होता है कि जैसे क्या है, पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को भगा सकता है, क्या है, पोटेशियम हमारा सोडियम को भगा सकता है, बट सोडियम क्या है, कभी भी पोटेशियम को भगा नहीं सकता। बात क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है इस तरीके से, देखिए पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर लिखा क्या गया है, धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया। मतलब क्या होता है, धातुएं और अधातुएं आपस में किस प्रकार क्या है, क्रिया करती हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या, तत्वों की अपक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब जो क्रियाशीलता है धातु या अधातुओं की, उनमें जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो बाह्य कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बेस पर उनकी क्रियाशीलता का निर्धारण किया जाता है कि उनकी क्रियाशीलता क्या है। देखिए लिखा क्या गया आपको, ठीक ना, स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या दिख रहा होगा, धातु के परमाणु, क्या लिखा गया है बेटा, धातु के परमाणु। देखिए धातु के परमाणु अपने संयुक्ता, ठीक ना, संयुक्ता कोश में, अपने संयुक्ता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो धातु के परमाणु होते हैं वो क्या है, अपने बाहरी कोश से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं।
अधातु के परमाणु संयुक्ता कोष में क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और क्या बना लेते हैं, ऋण आयन। मतलब जो कहने का मतलब क्या होता है, धातुओं के परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बना लेते हैं, और जो अधातु के परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बना लेते हैं। जी बिल्कुल, समझ में आ रही होगी बिल्कुल बात आप लोग को। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर क्या है, NaCl, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, ठीक ना, 11। इसको हम, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में जो है शो करेंगे। तो देखिए 2, 8 और 1, ठीक ना। उसके बाद क्या है, यहाँ सोडियम क्या करता है, एक अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। इस सोडियम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बचती है कितना, 10, 2 और 8, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या है बोलते हैं, सोडियम धन आयन। क्या बोलते हैं, सोडियम धन आयन। जबकि क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17, मतलब क्या होता है, 17, ठीक ना। इसका हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 287, मतलब 2, 8, 7। क्लियर। ये क्या करता है, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इस Cl- में, अर्थात ठीक ना, परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से Cl- का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये होता है क्या, 288, अर्थात 2, 8, 8। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं के बेसिस पर क्या होता है, जो धातुएं होती हैं, इस तरीके से जो बाह्य कोश में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, निकाल करके धनायन बना लेते हैं। और जो अधातुएं होती हैं, इनके बाह्य कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, ऋण आयन बना लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आगे से, ठीक ना, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या ऐसे क्या होता है, ये सब अपना अष्टक भी पूरा कर सकते हैं। जैसे सोडियम हो गया और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन आपस में, ठीक ना, इस तरीके से जुड़ करके, मतलब सोडियम का इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, क्लोरीन के पास चला जाता है, और ये बना लेते हैं क्या, NaCl, अर्थात क्या है, नमक का पर क्या है, अणु बना लेते हैं। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। देखिए अगली हमारी ये हेडिंग आती है आयनिक यौगिक, मतलब हम लोग आयनिक यौगिक किससे कहेंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें क्या लिखा गया है आप लोग को, ठीक ना, देखिए लिखा गया, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। कौन सा यौगिक, आयनिक यौगिक। अर्थात देखिए कुछ ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना, कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनको हम लोग जल में घोलते हैं और आसानी से क्या होते हैं, अपने धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। फिर से देखिए क्या बोला हमने, ठीक ना, ऐसे यौगिक जिनको जल में घोला जाए, ठीक ना, जिनको जल में घोला जाता है तथा वे अपने धन आयन तथा ऋण आयन में वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। कोई भी यौगिक, जैसे हमारे पास क्या है, NaCl है, ठीक ना, इनको क्या करेंगे, इस तरीके से जल में घोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका Na+ और क्या हो जाएगा बेटा, Cl-, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, ठीक ना, NaCl हमारा क्या होगा, आयनिक यौगिक। लेकिन क्या होगा, जैसे H2O, ये क्या होता, कभी प्लस माइनस में नहीं टूटता, तो ये हमारा आयनिक यौगिक नहीं है। समझ रहे हैं ना। अर्थात यदि कोई यौगिक होगा ऐसे क्या है, उसको घोला जाए, वो अपने प्लस आयन तथा माइनस आयन में क्या है, अलग अलग वियोजित हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक यौगिक। अगला लिखा गया है, ठीक ना, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, मतलब आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया भौतिक, ठीक ना, भौतिक प्रकृति लिखा गया। इसमें ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। पहला क्या लिखा गया, ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये समानता भंगुर होते हैं, ठीक ना, ठोस और कठोर, ठीक ना, आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक ना, कठोर, ठोस भी जान रहे हैं, ठीक ना। भंगुर का मतलब कोई ऐसा पदार्थ जिस पर हम आघात पहुंचाए, जिस पर चोट पहुंचाएं और वो क्या हो जाए, ठीक ना, फूट जाए। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को पीटिए, मिट्टी क्या होती है, चूर चूर हो जाती है, अर्थात फूट जाती है। इसका मतलब क्या होगा, भंगुर, ठीक ना। लेकिन लोहे को आप लोग पीटिएगा तो लोहा क्या होगा, कभी फूटेगा नहीं, अर्थात वो फैलेगा, ठीक ना, तो उसको ठीक ना बोलते हैं तन्य। बात क्लियर। अगली चीज देखिए, गलनांक एवं क्वथनांक। क्या बोला गया है, गलनांक एवं क्वथनांक। इसमें लिखा गया है आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक, ठीक ना। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। अगली चीज है घुलनशीलता। घुलनशीलता में आप लोग देखेंगे आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन या पेट्रोल जैसे विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं।
जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, जल में ज़्यादा घुलनशील, वही हमने बोला, लेकिन मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में क्या होते हैं, कम घुलनशील। अर्थात जो आयनिक यौगिक होते हैं ध्रुवीय विलायकों में क्या होंगे, घुलनशील होंगे, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में क्या होंगे, घुलनशील नहीं होंगे। देखिए जो मिट्टी का तेल है या क्या इस तरीके से पेट्रोल है, ये सब अध्रुवीय विलायक हैं। जी बिल्कुल। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, विद्युत चालन। विद्युत चालन इसमें दिख रहा होगा, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अर्थात जब ये ठोस होते हैं तो इनसे विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। जी बिल्कुल, मतलब आयनिक यौगिक यदि क्या है, जल में घुले हों तो उनसे विद्युत ठीक ना जाएगी, लेकिन ठोस अवस्था जैसे नमक क्या होगा, शुष्क नमक रहेगा, उसमें से लाइट नहीं गुजरेगी, लेकिन नमक को हम लोग ठीक ना जल में घोल देंगे या नमक में नमी रहेगी तो उससे लाइट गुजरेगी। आगे देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा गया इस तरीके से, धातुओं की प्राप्ति ठीक ना, धात्विकी मतलब ये क्या है, हमारा एक अलग का विशेष टॉपिक है ठीक ना। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि कोई अयस्क होता है ठीक ना, इस तरीके से जमीन से धातुओं को खोद ठीक ना, खोद करके जो निकाला जाता है शुद्ध धातुएं प्राप्त की जाती हैं, इसकी कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या है, खनिज। क्या लिखा गया है, खनिज। खनिज में आप लोग को दिख रहा होगा, लिखा क्या गया, लिखा गया पृथ्वी में, क्या लिखा गया, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर जो क्या होते हैं, प्राकृतिक में उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व या ठीक ना, जो यौगिक प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, उनको सामूहिक रूप से खनिज बोलते हैं। अर्थात फिर से देखिए, पृथ्वी से क्या है, खोद कर निकाला गया पदार्थ खनिज कहलाता है ठीक ना। यह पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। जी बिल्कुल। अगली हेडिंग हमारी आती क्या, अयस्क। क्या आती है, अयस्क। अयस्क में लिखा गया है, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना क्या है, लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। मतलब क्या होता है इस तरीके से कि ठीक ना, जिन खनिजों में धातुओं की मात्रा अधिक होती है, जिन खनिजों में धातुओं की मात्रा अधिक होती है, हम लोग उनको क्या बोलेंगे, उन्हें अयस्क बोलते हैं। जी बिल्कुल ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब वैसे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से कम खर्चे में किया जा सके, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। देखिए अगली एक चीज़ क्या होती है, गैंग। क्या होती है, गैंग। कभी कभी आप लोग सुने होंगे ठीक ना, गैंग मतलब डाकुओं की गैंग या फला की गैंग, इस तरीके से ठीक ना, लेकिन यहाँ उस गैंग से लेना देना नहीं है ठीक ना। यहाँ पर क्या है, अशुद्धि की गैंग होती है। देखिए लिखा क्या गया है, पृथ्वी से खनित अयस्कों में, खनित का मतलब जो पृथ्वी से खोदा जाता है अयस्क ठीक ना, अयस्कों में रेत मिट्टी आज जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। रेत मिट्टी आज जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। जी बिल्कुल ठीक ना। अर्थात जो हमारा अयस्क पृथ्वी से निकलता है ठीक ना, उसमें क्या होता है, रेत पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है और तमाम अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। जी बिल्कुल। अगले देखिए हेडिंग आती है आपकी क्या, भर्जन। क्या आती है, भर्जन। भर्जन में देखिए क्या लिखा गया है, सल्फाइड अयस्क को वायु की ठीक ना, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में क्या होता है, बदल जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। मतलब कोई हमारा सल्फाइड हो, कोई हमारा सल्फाइड अयस्क हो ठीक ना, उसको क्या है, वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे, अत्यधिक ताप पर गर्म करेंगे, अधिक ताप पर गर्म करेंगे, जिससे वह क्या हो जाए ठीक ना, अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन। जैसे हमारे पास इस तरीके से क्या हो जाए ठीक ना, CuFeS2 मतलब क्या, इसको बोलेंगे कॉपर पायराइड। यदि हम लोग क्या है, इसको वायु से क्रिया करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, CuO ठीक ना, Cu2O और क्या हो जाएगा, Fe ठीक ना, FeO प्लस क्या हो जाएगा, SO2 ठीक ना। समझे तो आप लोग कर लीजिएगा इस तरीके से समीकरण को। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, भर्जन कहलाता है। बात क्लियर ना। यही क्रिया प्रोसेस क्या कहलाता है, भर्जन। देखिए आगे उदाहरण देखिए, यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा ठीक ना, भर्जन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए जैसे हमारे पास कोई सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क क्या है, जिंक सल्फाइड ZNS। इसकी क्रिया हम लोग क्या है, ऑक्सीजन से कराएंगे ठीक ना,
उचित ताप दे करके, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक क्या है, जिंक से सल्फर निकल करके सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, जिंक क्या होगा अपने ऑक्साइड में, ठीक ना, जिंक ऑक्साइड में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भर्जन कहलाएगी। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट, HGS, ठीक ना, HGS, ठीक ना, एक इसको हम लोग बोलेंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसको हम लोग क्या है, एक और नाम से जानते हैं क्या, ठीक ना, सिनाबार के नाम से, क्या जानते हैं, सिनाबार के नाम से। इसकी क्रिया हम लोग ठीक ना ऑक्सीजन से कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, HGO, मतलब HGO का मतलब क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जी बिल्कुल। आगे देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, निस्तापन। क्या लिखा गया है, निस्तापन। निस्तापन में आप लोग को इस तरीके से, ठीक ना, बोल सकते हैं, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अर्थात दिमाग में बैठाइएगा कि कहने का मतलब यदि कोई कार्बोनेट अयस्क है, ठीक ना, यदि कोई क्या है अयस्क है, उसमें क्या है, कार्बोनेट है, ठीक ना, किस रूप में पाया जा रहा है, कार्बोनेट, जैसे ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ठीक ना। यदि हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर, अर्थात कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तापन कहलाती है। बात क्लियर। अगली हेडिंग देखिए आपका है अपचयन। यदि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्या है पॉइंट, अपचयन। अगला क्या है, अपचयन। अपचयन में आप लोग देख सकते हैं, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। फिर से देखिए, ठीक ना, क्या हमने बोला आप लोग से, अपचयन में धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायकों का मतलब धातु ऑक्साइड की क्रिया हम लोग किससे करा देंगे, कार्बन से करा देंगे। तो ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और जिंक को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, ठीक ना। ऐसी जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अपचयन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। मतलब इसका क्या है, प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, ठीक ना, धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल। आगे देखिए अगला क्या है, धातुओं का परिष्करण। इसमें क्या लिखा गया है, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। देखिए इसमें आप लोग को दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक ना, हालांकि स्क्रीन में ये उपकरण आ नहीं पा रहा है। देखिए ऊपर हमारी क्या है, बैटरी लगी हुई है, ठीक ना, यहाँ स्विच है और दो क्या है, इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड। इस तरीके से क्या है, ठीक ना, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें क्या है, क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन, किसका, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और एक टैंक है। आप द्रव्य देखिए इस तरीके से क्या है, बना लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, वीडियो को आगे पीछे करके ऐसे बना लीजिएगा फिगर, ठीक ना। ये जो परिष्करण है ये कहलाता है हमारा क्या, वैद्युत अपघटनी परिष्करण। मतलब क्या है, वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा इस तरीके से हम लोग धातुओं को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें, ठीक ना, प्रोसीजर मतलब इसमें प्रक्रिया क्या होती है, इसमें क्या है, एनोड पर अशुद्ध तांबा प्राप्त होता है और कैथोड पर क्या है, शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। और विलयन में क्या है, कॉपर सल्फेट और तन सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में इस तरीके से उस विलयन में उपस्थित होता है। समझ रहे हैं ना। इस फिगर को भी आप लोग क्या है, ठीक ना, ऐसे क्या है, वीडियो को आगे पीछे करके बना लीजिए, देख लीजिएगा। ऊपर एक बैटरी है, एक स्विच है, दो ऐसे इलेक्ट्रोड है, एक बीकर बना लीजिए उसी में, ठीक ना, ऐसा डिजॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ से क्या है, ठीक ना, आप लोग को दिख रहा होगा ये क्या शुद्धि आपकी है, ये इलेक्ट्रोड हैं दोनों, ठीक ना। जी बिल्कुल। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा इस तरीके से, विद्युत अपघट्ट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघट्ट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु, ठीक ना, एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में घुल जाती हैं, एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में घुल जाती हैं। देखिए और लिखा गया है, उतने ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्ट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्ट से, ठीक ना, कहाँ पर, कैथोड पर निक्षेपित हो जाती हैं। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर, ठीक ना, एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे एनोड पंख, ठीक ना, एनोड पंख कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड पंख कहते हैं। देखिए ठीक ना, एक हेडिंग और है आप लोग को, ठीक ना, इस तरीके से पढ़ाई गई है और आप लोग जानते हैं इसमें के बारे में अच्छी तरीके से। संक्षारण क्या है, संक्षारण।
इसमें क्या है दिख रहा होगा आप लोग को, धातुएं अपने आसपास अम्ल आद्यता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। आदि के संपर्क में आने पर क्या होती हैं, संक्षारित। जैसे आप लोग देखते होंगे लोहे में क्या है, जंग लगना, ठीक ना। लोहे को ऐसे खुले में छोड़ दिया जाए तो वो क्या है, आद्यता और वायु की उपस्थिति में क्या करता है, ठीक ना, अपनी ऊपरी परत को अपने ऑक्साइड में क्या है, परिवर्तित कर लेता है। यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, संक्षारण। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक ना, क्या है, लोहे में जंग लगना या एल्युमिनियम के ऊपर क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ना आदि। अगला क्या है, सिल्वर, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है संक्षारण के कुछ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा क्या, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसके कारण वस्तुएं काली हो जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यदि क्या है, ठीक ना, सिल्वर को वायु की उपस्थिति में क्या है, सल्फर के साथ रख दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे वस्तु क्या हो जाती है, काली। मतलब जिससे चांदी क्या हो जाती है, काली। कभी कभी चांदी क्या होती, काली हो जाती है, आप लोग देखते होंगे, ठीक ना। इस तरीके से गोबर वगैरह टच होने पर तो क्या होता है, यही चीज़ होता है, ठीक ना। अगला चीज़ क्या है, कापर देखिएगा आप लोग। देखिए कापर में क्या है, कापर आर्द्र कार्बन, ठीक ना, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बनाता है। अर्थात कहने का मतलब कापर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हरे रंग का क्या बनाता है, ठीक ना, कापर कार्बोनेट बनाता है। आगे देखिएगा लोहा। देखिए लोहा भी एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है लिखा गया, वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ये सब क्या है, लोहे में जंग लगना, कापर के ऊपर इस तरीके से क्या है, हरे रंग का क्या है, परत चढ़ जाना कापर कार्बोनेट का। और क्या है, सिल्वर क्या हो जाना, काली हो जाना, मतलब चांदी का क्या है, काला हो जाना। ये सब क्या है, संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। जी बिल्कुल। संक्षारण से बचने के क्या उपाय हैं, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे, पेंट लगा करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके। यसद लेपन मतलब क्या होता है, आप लोग कभी कभी कोई सामान लेते होंगे लोहे वगैरह का, तो देखते होंगे उसमें पाउडर जैसे क्या होता है, भरा रहता है पदार्थ, उसी को हम लोग बोलते हैं यसद लेपन, ठीक ना करके। क्रोमियम लेपन द्वारा, क्रोमियम लेपन का मतलब क्या होता है, ठीक ना, इस तरीके से उस पर क्या होता है, क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, या एनोडीकरण या मिश्र धातु बना करके। जी बिल्कुल। यसद लेपन जानिए आप लोग क्या है। देखिए लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की क्या है, पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यसद लेपन प्रक्रम कहते हैं। ध्यान दीजिए, यसद लेपन प्रक्रम क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप लोग देखिएगा, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित, ठीक ना, रखने के लिए उन पर क्या है, जस्ते मतलब क्या है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यसद लेपन। देखिए मिश्र धातु के लिए हेडिंग है, मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक क्या है, धातुओं या क्या है, धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे इस तरीके से लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन, ठीक ना, के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। मतलब यदि लोहे में क्या होता है, कार्बन मिला होता है, तो कार्बन मिश्रित होने के कारण लोहा क्या होता है, कठोर हो जाता है। देखिए इस्पात को हम लोग स्टील के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या मिला होता है, इसमें इस तरीके से मिला होता है लोहा, निकिल और क्रोमियम। इस्पात में क्या क्या पाया जाता है, लोहा, निकिल और क्रोमियम। ऐसे इस तरीके से क्या है, पीतल में क्या क्या पाया जाता है, कापर और जिंक पीतल में पाया जाता है। कांसे में क्या क्या पाया जाता है, कापर और टिन, ठीक ना। ऐसे सोल्डर जो होता है, सोल्डर में क्या क्या पाया जाता है, लेड और टिन। सोल्डर में क्या पाया जाता है, लेड और टिन। ऐसे अमलगम कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक ना। अमलगम का मतलब क्या होता है, मरकरी मतलब पारा, इसके साथ कोई अन्य तत्व यदि मिला दिया जाता है, ठीक ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम। कभी कभी ऐसे हेडिंग के रूप में पूछा जाता है, अमलगम किसे कहते हैं, तो बोला जाता है, ठीक ना, किसी धातु का पारे के साथ क्या है, विलयन अमलगम कहलाता है। जी बिल्कुल दोस्तों, ठीक ना। यहीं पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और आज का लेसन भी यहीं पर क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। जी बिल्कुल, ठीक ना। अगली वीडियो में, ठीक ना, हम लोग नेक्स्ट लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।